हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और पिछली बार से आगे हम लोक प्रशासन के एक नए सब्जेक्ट के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। वो है हमारा विकास प्रशासन। सबसे पहले बात करें विकास प्रशासन की, तो हम पहले प्रशासन की बात करते हैं। जो प्रशासन हमारा चलता था पहले, वह कैसे चलता था कि सरकार के द्वारा एक संगठन बना दिया जाता था जिसको कोई उद्देश्य दे दिया जाता था, और संगठन उस उद्देश्य के इर्द गिर्द जितने भी उसके सदस्य थे, प्रशासक थे, वो उस उद्देश्य के इर्द गिर्द कार्य करते रहते थे और संगठन चलता रहता था। और इस तरह से जाने कब से संगठन चलते आए हैं, जाने कितने संगठन चल रहे हैं। लेकिन वो संगठन इस तरह से चलते हैं कि उन्हें न तो जनता से मतलब होता है, न देश से मतलब होता है। वे केवल वो जो उनको उद्देश्य दिया गया है उसके आसपास गिरते पड़ते उस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते थे। कभी कभी वो जो उद्देश्य थे वो प्राप्त होते थे, कभी कभी उद्देश्य प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन वो जनता के अंदर देश के लिए किसी भी प्रकार के योगदान की बात नहीं करते थे, देश के विकास की भी बात नहीं करते थे, समाज के विकास की बात नहीं करते थे, तरक्की की बात नहीं करते थे। उनसे जब पूछा जाता था कि आपका प्रशासन का ये संगठन किस तरह कार्य कर रहा है, कि भैया इनको जो काम दिया गया है उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं। लेकिन समय के अनुसार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इससे क्या है कि लोगों के अंदर उसके प्रति नकारात्मक भावना का विकास होने लगता है। जब इस प्रकार की नकारात्मक भावना का विकास होगा तो संगठन ज़्यादा समय तक चलायमान नहीं हो सकता। इस वजह से एक नया लोक प्रशासन के अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया, अर्थात जितने भी संगठन हैं उनका एक उद्देश्य ये भी जोड़ा गया है कि उनको विकास प्रशासन से जोड़ा गया। अर्थात विकास प्रशासन का मतलब क्या होता है कि सभी संगठनों का मूल उद्देश्य विकास होना चाहिए। सभी संगठनों का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? विकास। और जितने प्रशासक उसमें लगाए जाएंगे उनको अपने कार्य का निष्पादन इस प्रकार से करना है कि देश का, समाज का, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, सभी प्रकार से विकास होना चाहिए। और सभी की नीतियाँ इन सब चीज़ों के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। और जिसका केंद्र बिंदु किसे माना जाएगा? विकास को। तो जब प्रशासन अपने सभी नीतियों को और कार्यों को विकास के चारों तरफ इर्द गिर्द मानकर अपनी नीतियों का निर्माण करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? विकास प्रशासन। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो विकास प्रशासन क्या होता है? विकास प्रशासन वह प्रशासन होता है जो नियोजित रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विकास के चारों तरफ इर्द गिर्द केंद्रित होता है। अभी क्या करता है? ये जितने भी योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाता है, कार्यक्रम बनाता है। अर्थात ये जितनी भी योजनाएं, नीतियां और ये कार्यक्रम बनाता है उनके माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्य करता है। तो ये विकास प्रशासन क्या करता है? प्रशासन तो हमें पता है क्या कार्य करता है, योजनाएं बनाता है, नीतियां बनाता है, कार्यक्रम बनाता है। लेकिन विकास प्रशासन इन सब को माध्यम से क्या, लोक कल्याणकारी कार्य करता है। अब एक स्पेशल परिभाषा की बात करें तो एडवर्ड वीडनर साहब ने क्या कहा कि विकास प्रशासन की खासियत क्या होती है? ये क्या होते हैं? लक्ष्योन्मुखी होते हैं। अर्थात पहले लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दूसरा, कार्योन्मुखी होते हैं, अर्थात कार्य निर्धारित करते हैं, उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार की एक प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहलाती है? विकास प्रशासन। तो एडवर्ड विडनर साहब के अनुसार क्या है प्रशासनिक विकास प्रशासन? क्या है कि जो लक्ष्योन्मुखी और कार्योन्मुखी प्रशासनिक व्यवस्था होती है वही विकास प्रशासन कहलाएगी। अब ये सबसे पहले बात करते हैं, जो ये विकास प्रशासन शब्द है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो ये शब्द दिया गया था हमारे यूएल गोस्वामी जी के द्वारा। जो हमारे यूएल गोस्वामी जी थे इनके द्वारा विकास प्रशासन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और इन्होंने किसके अंदर इसका प्रयोग किया? यूएल गोस्वामी जी ने एक पुस्तक लिखी थी 1955 में। एक पुस्तक लिखी थी कब? 1955 में। पुस्तक का नाम था द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अर्थात पुस्तक का नाम क्या था कि जो भारत के अंदर जो विकास प्रशासन का जो संरचना है ना, उसके बारे में किताब लिखी थी, द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इस किताब में क्या किया? विकास प्रशासन शब्द को काम में लिया था। तो सबसे पहले किसने लिया था इसका उपयोग? यूएल गोस्वामी जी, जो हमारे भारत के थे। अब सबसे पहले बात करते हैं विकास प्रशासन के अंदर उन्होंने तो शुरुआत कर दी, नाम ले लिया। और इसकी बात करें तो हमारे प्रशासन में सबसे ज़्यादा इनका प्रयोग किया, अर्थात सबसे ज़्यादा इसके अंदर कार्य किया किसने? जॉर्ज गांट साहब ने। अर्थात विकास प्रशासन के पिता किसे माना जाता है? जॉर्ज गांट साहब को इनका पिता माना जाता है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट, गोल्स एंड मेथड्स।
अर्थात उनकी एक पुस्तक थी कॉन्सेप्ट गोल्स एंड मेथड्स की, वो भी किसके अंदर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो इनकी पुस्तक का नाम आप याद रखिएगा। तो विकास प्रशासन के पिता हमारे जॉर्ज गांट साहब। इसके बाद आता है विकास प्रशासन का सबसे बड़ा भाष्यकार। भाष्यकार का अर्थ होता है कि विकास प्रशासन के अंदर सबसे ज़्यादा लेख लिखे, सबसे ज़्यादा रिसर्च किया किन्हों के द्वारा किया गया, ये किया गया हमारे एडवर्ड विडनर साहब के द्वारा। जो हमारे एडवर्ड विडनर साहब थे, इन्होंने विकास प्रशासन पर सबसे ज़्यादा लेख लिखे, सबसे ज़्यादा रिसर्च किया। तो ये सबसे ज़्यादा भाष्यकार, बड़े भाष्यकार कौन रहे हमारे, एडवर्ड विडनर साहब। अब विकास प्रशासन तो हो गया है, अब विकास प्रशासन की बातें भी कर लिए, लेकिन विकास प्रशासन की ज़रूरत अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सब ज़रूरत आ पड़ी। तो विकास प्रशासन के उदय के कारणों के बारे में जानते हैं। तो विकास प्रशासन के उदय के क्या क्या कारण हैं। वह हमारे उपनिवेशवाद था। उपनिवेशवाद तो समझते हो, भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, अर्थात भारत को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था। तो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की समाप्ति हो गई थी। 1950 के दशक में लगभग सभी देशों को जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, इनसे मुक्ति मिल चुकी थी। इसके कारण क्या, अफ्रीका और एशिया, इसमें जो नए नए देश थे जो आज़ाद हुए थे, उनके विकास के लिए प्रशासन में एक नई शाखा या अवधारणा की ज़रूरत थी कि उनका विकास अलग तरह से किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय तक किसी और देश के गुलाम या उपनिवेश बन के रहे थे। तो इसलिए क्या, एक नई अवधारणा या शाखा की ज़रूरत थी जो उनको विकास कर सके। तो सभी ने विकास प्रशासन को इसका रूप माना। अब क्या है, इन जो नए नए स्वाधीन देश थे, इनको क्या अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की थी। क्योंकि जो नए नए देश थे जो आज़ाद हुए थे, उनको क्या अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक और तकनीकी सहायता दी, और इस वजह से इनका विकास बढ़ाने के लिए या विकास करने के लिए एक नए प्रशासन की ज़रूरत थी, वो था हमारा विकास प्रशासन। फिर एक CAG ग्रुप था। CAG ग्रुप ये हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वो नहीं है, ये है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। एक CAG ग्रुप का इसका उदय हुआ था। एक CAG का ग्रुप का उदय हुआ था। CAG का अर्थ पूरा नाम होगा कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, जिसने क्या किया, विकास प्रशासन के अध्ययन पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सभी देशों को अपने अपने देश के अनुसार विकास करना है और उसी के अनुसार प्रशासन का निर्माण करना, और इसके अध्ययन पे उन्होंने बल दिया कि अपने अपने देशों के बारे में अध्ययन करो। किसने? कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप ने। आगे हम बात करें तो जो पश्चिमी मॉडल है, पश्चिमी मॉडल अर्थात जो ब्रिटेन, यूरोप, अमेरिका, इनके अंदर जो प्रशासन चलता था, वो प्रशासन की यदि हम नकल करें तो वह मॉडल तो वैसे भी फेल हो गया। अर्थात पश्चिमी मॉडल के नाकामी के कारण जो विकासशील देश है, उनमें विकास के लिए एक नए स्वदेशी मॉडल की ज़रूरत थी। अर्थात जो वहाँ का मॉडल था, वो जो पराधीन देश थे, जैसे भारत, यूरोप के दो, एशिया के देश और अफ्रीका के देश थे, इन देशों के अंदर वो मॉडल चलता था। अब वह तो फेल हो गया तो उनको एक नए देशी मॉडल की ज़रूरत थी, जो आगे चल के क्या बना, हमारा विकास प्रशासन बना। अब बात करते जो हमारा पारंपरिक लोक प्रशासन है, अर्थात जो पारंपरिक लोक प्रशासन क्या था, जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार कार्य किए जाते थे, अर्थात नियंत्रणकर्ता कर कार्य करता था प्रशासन। ये कैसा था? ये अत्यंत सैद्धांतिक था, अर्थात सिद्धांतों पर चलने वाला था, जिसके स्थान पर एक नए लक्ष्य आधारित प्रशासन की खोज की जानी जरूरी थी। अर्थात हमें एक ऐसा प्रशासन चाहिए था जो क्या, लक्ष्य आधारित हो, जो पहले लक्ष्य डिसाइड करे और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करे। तो हमने कारण देख लिए कि विकास प्रशासन के उदय के कारणों के बारे में जान लिया है। अब बात करेंगे विकास प्रशासन में एक कॉन्सेप्ट आता 4P का, अर्थात विकास प्रशासन में 4P का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो उस 4P के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अब विकास प्रशासन में 4P का कॉन्सेप्ट क्या क्या है। इसमें पहले P का अर्थ होता है प्लान, दूसरे P का अर्थ होता है पॉलिसी, तीसरे P का अर्थ होता है प्रोग्राम, चौथे P का अर्थ होता है प्रोजेक्ट। अर्थात विकास प्रशासन में 4P का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट आते हैं। सबसे पहले आता है प्लान। प्लान का अर्थ होता है विभिन्न योजनाओं को लागू करना और उनको, अर्थात बहुत सारी योजनाएं बनाई। विकास प्रशासन में पहला काम क्या किया जाता है, योजनाएं बनाने का और उनको लागू करने का। अर्थात विकास से संबंधित योजनाएं बनाई जाती है और उनको लागू किया जाता है। इसके बाद आता है हमारी पॉलिसी। इसके बाद क्या आता है, हमारा पॉलिसी आता है। पॉलिसी अर्थात हमें बहुत सारी नीतियाँ बनानी होती है। पहले तो योजनाएं बना ली, अब क्या कर रहे हैं, हम पॉलिसियाँ बना रहे हैं। पॉलिसियाँ बना रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, प्रोग्राम। विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम बनाना और उनको लागू करना। तो हमने ये देख लिया है कि सबसे पहले क्या किया, हमने
प्लान बनाया, प्लान के अंतर्गत क्या किया, बहुत सारी योजनाएं बनाई और उनको लागू करने का प्रयास किया। इसके बाद हम बात करेंगे पॉलिसी, अर्थात बहुत सारी नीतियाँ बनाई जाती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसके अंतर्गत विभिन्न परियोजनाएं बनाई जाती है और उनको लागू करने का प्रयास किया जाता है। तो हमने 4P का कॉन्सेप्ट देख लिया, किसके अंतर्गत, विकास प्रशासन के अंदर। अब विकास प्रशासन तो बना दिया, पॉलिसी अब बना दी, प्रोजेक्ट भी बना दिए, प्रोग्राम भी बना दिए, प्लान भी बना लिए, तो बहुत सारे प्लान तो बना लिए। अब उन प्लानों में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, अर्थात कौन सी खासियत होनी चाहिए जो उनको विकास प्रशासन की तरफ लेकर जाती है। तो पहली खासियत तो उनके अंदर होनी चाहिए, वह परिवर्तनोन्मुखी होने चाहिए। अर्थात विकास प्रशासन क्या है, यथास्थिति का विरोध करता है। अगर विरोध ही नहीं करेगा तो विकास परिवर्तन जरूरत क्या है करने की। अर्थात जब पहले वाली व्यवस्था से काम ही चल जाता तो हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम परिवर्तन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाली व्यवस्था से काम ही नहीं चल रहा, लोगों का विकास नहीं हो रहा, समाज का विकास नहीं हो रहा, देश तरक्की नहीं कर रहा। तो जब तरक्की नहीं कर रहा तो हमें परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और ये क्या करता है, इसी वजह से यथास्थिति का विरोध करता है। और ये क्या है, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर बल देता है। अर्थात समाज के जो वर्ग है उनको तरक्की के लिए आगे बढ़ना चाहिए, सभी का योगदान बढ़ना चाहिए और आर्थिक परिवर्तन होते हैं तो इस पर ये क्या करता है, बल देता है कि आगे बढ़े। फिर बात करते हैं परिणामों की। अर्थात ये जो विकास प्रशासन के अंदर हम चीज़ें बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं, प्रोग्राम प्लान ये सब बनाते हैं, ये कैसे होने चाहिए, ये परिणामोन्मुखी होने चाहिए। अर्थात विकास प्रशासन क्या है, निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने पर बल देता है। वह ये कहता है कि आप लक्ष्य डिसाइड करो और उन लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करो, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, परिवहन, संचार जैसे जीवन उपयोगी और सामाजिक सेवाएं होती हैं। इनके परिणाम विकास प्रशासन के चिंतन के मुख्य बिंदु होते हैं। अर्थात इनके अंदर हम लक्ष्य डिसाइड करेंगे और उनको परिणामों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो हमने दो चीज़ देख ली है, एक तो परिवर्तनोन्मुखी और दूसरा हमने देखा परिणामोन्मुखी। तीसरा आता हमारा प्रतिबद्धता। तीसरा क्या आता हमारा, प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता के अंदर हम देखते हैं कि विकास प्रशासन समाज के जो दीनहीन और पिछड़े वर्ग होते हैं इनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहता है। विकास प्रशासन क्या है, हमारे समाज के जो दीनहीन और पिछड़े वर्ग है उनके कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। फिर आता जन सहभागिता, क्योंकि क्या है, विकास प्रशासन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, जन कल्याण होता है। क्या होता है, जन कल्याण इसका मुख्य लक्ष्य होता है। इसलिए विकास प्रशासन यह हमेशा निश्चित करता है कि लाभार्थियों तक सरकार की हर योजना और हर नीति पहुंचे। यदि जनता को इसका लाभ ही नहीं मिला तो उस नीति का बनाने का फायदा ही क्या हुआ। अर्थात वह नीति किस काम की, जो जनता के काम ही ना आए। तो जन सहभागिता की बात करता है। फिर बात आती है 5वें पॉइंट की, तो वो है हमारा समन्वय। क्या आता है, हमारा समन्वय पॉइंट। तो समन्वय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि विकास प्रशासन में जो भी कार्य किए जाते हैं उनमें लगी विभिन्न इकाइयों, संसाधनों, कार्मिकों, इनके बीच में समन्वय पर बल देता है। क्योंकि यदि आप एक संगठन दूसरे संगठन से समन्वय नहीं करेगा तो विकास प्रशासन के अंतर्गत जितनी भी नीतियों का निर्माण किया जाता है उन नीतियों को ठीक तरह से लागू नहीं किया जा सकता। फिर बात करें बहुआयामी दृष्टिकोण की, तो विकास प्रशासन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास का समर्थन करता है। अर्थात ये किसी भी एक क्षेत्र के विकास की बात नहीं करता, ये चहुमुखी विकास की बात करता है। अर्थात बहुआयामी दृष्टिकोण रखता है। अर्थात ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के विकास की बात करता है। इसलिए इसका दृष्टिकोण कैसा है, बहुआयामी। फिर बात करते हैं अगले की। तो अगला क्या कहता है, ग्राहकोन्मुखता। ग्राहकोन्मुखता का अर्थ होता है विकास प्रशासन लाभार्थियों के लिए 4P बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है, 4P बनाता है। अर्थात हमने देखा था प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, ये चारों चीज़ें क्या है, विकास प्रशासन के द्वारा लाभार्थी के लिए बनाई जाती है। अब ये चारों चीज़ें बनाने के लिए क्या होता है, ये लाभार्थियों पर ध्यान रखता है कि किनको ये इनसे लाभ होगा। तो लाभार्थियों को ध्यान में रखकर ही ये योजनाएं, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट ये सब होते हैं 4P ये बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं समयोन्मुखता की। समयोन्मुखता की हम बात करें तो विकास प्रशासन बहुत सारी योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ ये सब बनाता है, लेकिन ध्यान ये रखता है कि उनको बनाने के बाद उनको समय पर पूरा करने का समर्थन भी करता है कि बनाना ही नहीं है काफ़ी, उनको समय पर हमें पूरा भी करना है। साथ ही साथ यह संसाधनों के कुशलतम प्रयोग पर बल देता है। जितने भी संसाधन हमारे पास उपयोग अभी वर्तमान में उपलब्ध है उन संसाधनों को हम समय पर काम में ले, अर्थात उनका कुशलतम उपयोग करें। फिर यह कैसे होते हैं, लक्ष्योन्मुखी, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उनको लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
कार्योन्मुखी के बारे में हम जान लिया था कि कार्य डिसाइड करते हैं पहले, फिर उन कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो हमने ये चीज़ें देख लिया। अब आगे बात करते हैं हम विकास प्रशासन की ज़रूरत क्या है, अर्थात उसके उद्देश्य क्या है, बनाने के बाद उसको क्यों बनाया गया, तो विकास प्रशासन के क्या उद्देश्य रहेंगे। सबसे पहला है समाज की जो आर्थिक और सामाजिक समस्याएं और आवश्यकता उनका पता लगाता है। ये सबसे पहले क्या करता है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याएं ना समाज की, उनके और आवश्यकताएं उनको पता लगाता है। फिर समस्या और आवश्यकता के अनुसार जो नीतियाँ होती है, विकासपरक नीतियाँ, वो बनाता है और लक्ष्य को निर्धारित करता है। फिर हमने पहले वाले पॉइंट में तो समस्याओं और आवश्यकताओं को पता लगा लिया। अब समस्या और आवश्यकता को पता लगा के क्या करेंगे, उसी के अनुसार हम विकासपरक नीतियों का निर्माण करेंगे और लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। फिर क्या करेंगे, हम हमारे उपलब्ध संसाधनों को देखेंगे कि हमारे पास उन नीतियों को और जो हमारे लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिए कौन कौन से संसाधनों की ज़रूरत है। तो उपलब्ध संसाधनों के अंतर्गत उन नीतियों का संचालन करेंगे। अब बात करते विकास कार्य की जो प्रकृति है, उसके अनुसार प्रशासनिक संरचना और प्रक्रिया में सुधार भी लेके आएंगे कि जैसा हम विकास चाहते हैं उसी के अनुसार हम प्रशासनिक संरचना और प्रक्रिया में सुधार करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम जो नीतियाँ हमने लागू की गए उनको लास्ट में हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि उनका किस हद तक पालन किया गया है। अब प्रशासनिक और जो हमारे विकास कार्य उनमें सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक और विकास कार्य उसमें जन सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, अर्थात जनता का सहयोग लेने का प्रयास किया जाएगा। तो हमने ये सब चीज़ें देख ली है। अब बात करते हैं विकास प्रशासन को कहाँ कहाँ लागू किया जाता है, अर्थात विकास प्रशासन का क्षेत्र क्या क्या है। सबसे पहले आता है सामान्य प्रशासन। अब इसके अंतर्गत क्या आता है, वे सारे अभिकरण और प्रशासनिक कार्य शामिल किए जाते हैं जो सरकारी नीतियों के निर्माण से जुड़े हुए रहते हैं। वे सारे अभिकरण काम में लिए जाते हैं, वो सारे प्रशासनिक कार्य शामिल किए जाते हैं जो सरकारी नीतियों के निर्माण से या निर्धारण से जुड़े होते हैं, उन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है। जैसे हमारा मंत्रिमंडल है, सचिवालय है, प्रधानमंत्री का कार्यालय, केंद्रीय सचिवालय केंद्र सरकार का, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्य सचिवालय राज्य सरकार के। तो ये सब विकास ये क्या करते हैं, नीति निर्माण से जुड़े हुए संगठन है, तो इन सबको इसके अंदर शामिल किया जाता है। फिर विकास प्रशासन की कुछ एजेंसियां भी हैं, जैसे इसमें वो सारे संगठन शामिल होते हैं जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे हमारा नीति आयोग, राज्य आयोजना बोर्ड, DRDA अर्थात डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग, तो वो सारे विभागों को इसके अंदर शामिल किया जाता है जो सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ज़रूरी है। फिर लूथर गुलिक साहब का हमारा जो एक सिद्धांत है पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत, तो उस सिद्धांत से संबंधित जो कार्य करते हैं उनको इनके अंदर शामिल किया जाएगा, तो इसको भी देख लेते हैं। तो यह सिद्धांत क्या विकास प्रशासन के लिए बहुत ज़्यादा प्रासंगिक या ज़रूरी है, क्योंकि इसके सभी सिद्धांतों और तकनीकों की आवश्यकता किस में पड़ती है, विकास प्रशासन के अंदर ज़रूरत पड़ती है। लूथर गुलिक साहब का पोस्ट कॉर्प का सिद्धांत जो आप पहले देख चुके हैं। इसके बाद देखते हैं प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक विकास हेतु प्रत्यक्ष उत्तरदायी विभिन्न जो प्रशासनिक संगठन और संरचनाएं हैं, अर्थात कई संगठन और संरचनाओं को हम विकास प्रशासन के लिए सीधा उत्तरदायी ठहरा सकते हैं, अर्थात वो केवल यही कार्य करेंगे। अतः प्रशासन में समयोचित सुधारों की आवश्यकता पड़ती है। फिर मानवीय मूल्य तत्व और मूल्यों का अध्ययन। प्रशासन क्या है, समाज में रहकर बहुत सारे कार्य करता है, इसलिए प्रशासन पर परंपराओं, सभ्यताओं, संस्कृति, मूल्य इन सब का प्रभाव पड़ता है। अतः विकास प्रशासन के अंतर्गत हम क्या करेंगे, मानवीय मूल्यों, विचारों, परंपराओं का भी अध्ययन करेंगे। अर्थात विकास प्रशासन के अंतर्गत जो मानवीय मूल्य हैं, विचार है और परंपराएं, इनका किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। फिर अगले पॉइंट के अनुसार देखें तो हम जन सहयोग और जनसंपर्क और जन सहभागिता के अंदर क्या देखेंगे कि प्रशासन का एक ही उद्देश्य होता है, वह है क्या होता है, जनता का कल्याण अर्थात जन कल्याण। इसलिए विकास संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जनसंपर्क, जन सहभागिता बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इनको बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे, तो लोक सेवक के लिए प्रशिक्षण की बात करते हैं। लोक सेवक के अंदर प्रशिक्षण की हम बात करें तो विकास प्रशासन में नवीन योजनाओं को लागू करने और प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए लोक सेवक को समय समय पर प्रशिक्षण भी दिया जाना जरूरी है। तो इस तरह हमने विकास प्रशासन के पॉइंट्स देख लिए। अब बात करते हैं विकास प्रशासन का महत्व की। विकास प्रशासन का क्या महत्व है, तो विकास प्रशासन के महत्व के बारे में बात करें तो विकास प्रशासन नियाम के राज्य का पूरक है, अर्थात जहाँ कानून और शांति बनाए रखी जाती है वहाँ पे क्या है, विकास प्रशासन होना चाहिए। अर्थात
आपको यदि नियम के राज्य नहीं चाहिए तो आपको विकास करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ विकास होता है वहाँ देश में वैसे ही शांति रहती है। विकास प्रशासन क्या जन कल्याणकारी राज्य के दायित्वों की पूर्ति में सहायक है। अर्थात जो जन कल्याणकारी राज्य है ना, उनके जो दायित्व होते हैं उनकी पूर्ति विकास प्रशासन के माध्यम से की जा सकती है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और न्याय तीनों का साधन क्या है, विकास प्रशासन होता है। अब विकास प्रशासन ने लोक प्रशासन के साहित्य को समृद्ध भी किया। अर्थात विकास प्रशासन के संबंध में बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, जिससे हम क्या है, लोक प्रशासन के साहित्य को जोड़ सकते हैं। अर्थात बहुत सारा साहित्य लिखा है, बहुत सारी किताबें। तो विकास प्रशासन क्या है, जन समस्याओं के समाधान और इच्छाओं की पूर्ति का कारक भी होता है। यह प्रशासन में क्या विभिन्न नवाचारों और सुधारों को बढ़ावा देता है। अर्थात जितने भी नवाचार आते हैं ये विकास प्रशासन चाहता है जितने नवाचार आए उतना बढ़िया है, और इससे क्या प्रशासन में सुधार होगा। ये क्या करता है, सरकारी नीतियों, कानूनों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है। जितने भी सरकारी नीतियाँ, कानून और कार्यक्रम हैं वो ये चाहता है कि इनका प्रभावी क्रियान्वयन हो। अब विकास प्रशासन ऐसा नहीं कि हमने चाहा और विकास प्रशासन कर दिया। क्यों? क्योंकि विकास प्रशासन को लागू करते समय बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे कि विकास प्रशासन को लागू करने में कौन कौन सी समस्याएं आती है। सबसे पहले समस्या आती है सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ का विवाद। अर्थात हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इनके बारे में पढ़ लिया था कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ दोनों के बीच में श्रेष्ठता की लड़ाई लड़ी जाती है। इसके बाद आता है मंत्री और लोक सेवक के बीच विवाद। कभी कभी मंत्रियों और जो हमारे लोक सेवक है उनके बीच में विवाद चलता रहता है। मंत्री अपनी अनुचित कई बार मांगे जो लोक सेवक से करवाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न जो विकास कार्यक्रम है उसमें जन सहभागिता की कमी। सरकार कभी कभी कुछ योजनाएं ऐसी बनाती है जिसमें जन सहभागिता की जरूरत है, लेकिन जनता इसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। संसाधनों की वैसे कमी रहती है, कार्मिक संसाधन और वित्तीय संसाधन। अर्थात हमारे पास कर्मचारी भी इतने नहीं है, साथ ही साथ इतनी संपदा भी नहीं है। अर्थात हमारे पास संसाधन, वित्तीय पैसे ये सब कम है, तो इस वजह से हम इनको लागू नहीं कर पाते। फिर बात करें जनता के बीच में इनकी जागरूकता की भी कमी है। अर्थात जनता इसके बारे में कम ही जानती है कि विकास प्रशासन क्या होता है और कैसे कार्य करता है। तो विकास प्रशासन में जनता में जागरूकता की कमी होती है, शिक्षा और चेतना की भी कमी रहती है। फिर हमारे प्रशासन के अंदर वैसे भ्रष्टाचार है, हम उनसे विकास की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। वो तो अपनी जेबें भरने के प्रयास में ही लगे रहते हैं। राजनीतिक अस्थिरता, अर्थात सरकार भी बदल जाती है। जब भी आप विकास प्रशासन करते हो या प्रशासन के अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन करते हो, इतने में तो सरकार ही बदल जाती है, तो आपके जो एजेंडे थे अर्थात आपके उद्देश्य थे वह अधूरे रह जाते हैं। फिर परंपरागत समाज है, वो इतनी आसानी से परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता है, तो हमारा विकास प्रशासन वहीं का वहीं रह जाता है। नवाचार और तकनीकी उन्नयन की कमी। हम कहते हैं कि विकास प्रशासन नवाचार को प्रोत्साहित करता है, लेकिन नवाचार तो होते ही नहीं है। जब होंगे तब स्वीकार करेंगे ना, तो इतने नवाचार होते ही नहीं है इसके अंदर। इस वजह से इतना आसानी से कार्य नहीं हो सकता। अब कुछ अंतरों की बात कर लेते हैं। अंतरों में हम बात करेंगे जो हमारा परंपरागत प्रशासन है, अर्थात जो समय से चलता आ रहा है, और जो हमारा विकास प्रशासन है, इन दोनों में कुछ अंतर है। तो अंतरों की बात करें, जो परंपरागत प्रशासन है ये क्या कहता है कि जैसा है वैसे के वैसे रहो, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा परिवर्तन मत करो, अर्थात यथास्थिति पर बल देता है। विकास प्रशासन ये कह रहा है कि जब सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हो रहे हैं तो आप इसके अंदर विकास प्रशासन अर्थात प्रशासन में भी विकास करो, अर्थात इसके अंदर बढ़ोतरी लेकर आओ। परंपरागत प्रशासन क्या कहता है, ये कठोर पद सोपान पर केंद्रित था, जिसको जो कार्य दिया गया है वही कार्य करेगा। जबकि विकास प्रशासन क्या लचीले प्रशासन को या पद सोपान को लचीला बनाने पर जोर देता है। परंपरागत प्रशासन क्या है, केंद्रीकरण का समर्थन करता है, अर्थात नीति निर्माण का कार्य कुछ लोगों के द्वारा किया जाना चाहिए और बाकी सब लोगों को उन नीतियों को लागू करने का कार्य किया जाना चाहिए। जबकि विकास प्रशासन कहता है कि नीतियों को लागू करते समय उनके विषय में जो उनके अधीनस्थ और सभी की राय ली जानी चाहिए। विकास प्रशासन का सरोकार 4P से कभी नहीं है जबकि परंपरागत प्रशासन का नहीं है कि 4P से कोई सरोकार नहीं है, जबकि विकास प्रशासन 4P पर बल देता है, अर्थात आपके प्लान, पॉलिसी, प्रोजेक्ट और ये है तो इन पर बल देता है कि इनके अनुसार ही बनाए जाने चाहिए। परंपरागत प्रशासन की बात करें तो इसका कार्य समय पर पूरा नहीं होता, अर्थात ये वैसे भी प्लान बनाते हैं तो प्लान बनाने के बाद इनका कार्य पूरा वैसे भी नहीं होता। जबकि विकास प्रशासन की बात करें तो ये इनका मूल उद्देश्य समयोन्मुख है, ये अर्थात कार्य करना है, उद्देश्य बनाना है, तो ये क्या है समय पर पूरा करना जरूरी है। अतः प्रत्येक कार्य को समय पर करने का समर्थन करता है।
परंपरागत प्रशासन की बात करते हैं, इनके उद्देश्य वैसे भी सरल होते हैं, जो भी उद्देश्य है वो सीधे सीधे हैं, लेकिन विकास प्रशासन के उद्देश्य अनेक होते हैं और जटिल होते हैं। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने विकास प्रशासन और परंपरागत प्रशासन के अंदर अंतर देखा, और इससे पहले हमने देखा कि विकास प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी समस्याएं हैं, विकास प्रशासन का महत्व के बारे में जाना, और हमने विकास प्रशासन है तो उसके क्षेत्र के बारे में देखा, विकास प्रशासन के उद्देश्य देखे, साथ ही साथ हमने विकास प्रशासन की विशेषताओं के बारे में देखा, 4P की अवधारणा जो विकास प्रशासन की अवधारणा है उसके बारे में देखा, विकास प्रशासन के उदय के कारण देखे, विकास प्रशासन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानने का प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। धन्यवाद।